वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने सेल चैप्टर में यूकेरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम लोगों ने बहुत डिटेल में उसकी इंफॉर्मेशन ली। उसके बाद हम लोगों ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम लास्ट लेक्चरों में हम लोगों ने पढ़ा। उसमें हम लोगों ने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्गी अपरेटस, देन हम लोगों ने पढ़ा वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम्स। तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इन सब का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड और इंटीग्रेटेड है, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड है। कल हम लोगों ने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्यूल भी हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किए। और एक पॉइंट भूल गया था कि जो गोल्गी बॉडी होती है वो स्पर्म के हेड एक्रोसोम को बनाने में हेल्प करेगी। हम लोग जब 12th स्टैंडर्ड में उसको पढ़ेंगे डिटेल में, तब आपको पता चलेगा कि एक्रोसोम इज मेड अप ऑफ गोल्गी अपरेटस। जो हेड बनाता है स्पर्म का जो हेड है वो गोल्गी बॉडी से बनता है, उसको हम लोग एक्रोसोम कहते हैं, जो बहुत एसिड सिक्रेट करता है और हेल्प करता है ओवम को पेनिट्रेट करने में। तो हम लोग वो 12th में पढ़ने वाले हैं, लेकिन कभी कभार आपको पहले से याद है थोड़ा बहुत हो तो पता चलेगा कि गोल्गी अपरेटस का क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट कुछ ऑर्गेनेलिज हम लोग सेपरेट डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये अलग अलग साइज में अवेलेबल होती है और डिफरेंट वेरिएबल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल उसका रिबिन लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, उसका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, उसका स्फेरिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, ओवल शेप का हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स के शेप हो सकते हैं। इवन वेरिएबल इन नंबर भी डिफरेंट होते हैं सेल के हिसाब से। जिस तरह का उसका एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसका जो नंबर है वो अलग हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल क्लोरेला आपने पढ़ा होगा, अल्गी है, और हम लोग पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में अल्गी का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्लोरेला करके जो अल्गी है उसमें एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। और कौसा ऐसा साइंटिफिक नेम है अमीबा का, तो उसमें 4 से 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया। सो वेरिएबल नंबर देखो 4 से 5 लाख यहाँ पे हैं, वो भी अमीबा में, और क्लोरेला में सिर्फ एक। तो नंबर तो वेरिएबल है, शेप भी वेरिएबल है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। नाउ नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितने होने चाहिए वो किस पे डिपेंड है? एनर्जी रिक्वायरमेंट। जिस सेल की ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है वहां पे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, क्योंकि पहला ही स्टेटमेंट है पावर हाउस ऑफ द सेल इज द माइटोकॉन्ड्रिया। तो पावर जनरेट करने के लिए ज्यादा उसकी मशीनरी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा चाहिए। तो किसी भी सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया है, दैट डिसाइड हाउ द नीड ऑफ एनर्जी इज। उसका कुछ डायमेंशन दिया है। डायमीटर 0.2 to 1 माइक्रोमीटर है, लेंथ में 1 से 4 माइक्रोमीटर हो सकते हैं। देखो अब तक हम लोग जो पढ़े वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पढ़े, चाहे वो लाइसोसोम्स हो, चाहे वो गोल्गी अपरेटस हो। आगे जितने भी हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेलिज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसमें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड था। नाउ विल हैव डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो माइटोकॉन्ड्रिया को 2 मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन होती है बिल्कुल स्मूथ होती है, और अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें इनफोल्डिंग्स होते हैं। तो अंदर की जो इनफोल्डिंग वाली मेम्ब्रेन है उसको हम लोग क्रिस्टे बोलते हैं, CRITAE। तो क्रिस्टे बोलते हैं। क्यों इनफोल्डिंग, अंदर की मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स क्यों शो करती है? क्योंकि इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी सिंथेसिस। जो हमारी बॉडी में या हर सेल में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सरफेस एरिया ज्यादा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन, सिंथेसिस ज्यादा होगा। इसलिए अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डिंग शोज करती है। तो और आप अगर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखो तो आपको 2 कंपार्टमेंट दिखाई देंगे, एक अंदर का कंपार्टमेंट और एक बाहर का कंपार्टमेंट। अंदर का कंपार्टमेंट है दैट इज नोन एज मैट्रिक्स, जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा भी बोलते हैं और मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो अंदर का कंपार्टमेंट है वो मैट्रिक्स है, जहां पे क्रेब्स साइकिल चलती है। जब हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, मतलब रेस्पिरेशन की पूरी साइकिल पढ़ेंगे तो 3-4 साइकिल आती है। उसमें ग्लाइकोलाइसिस है, फिर लिंक रिएक्शन है, फिर क्रेब्स साइकिल है,
और लास्ट में है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो उसमें से क्रेब्स साइकिल जो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एक साइक्लिक सीक्वेंस इवेंट होती है जिनके तहत एनर्जी प्रोडक्शन होता है, तो वो मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होती है। और उसके बाद दूसरा जो कंपार्टमेंट आपको दिखाई देता है वो आउटर कंपार्टमेंट है, उसको हम लोग पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, जिसमें लिंक रिएक्शन होती है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और क्रिस्टे जो इनर इनफोल्डिंग वाली जो मेम्ब्रेन है उसको हम लोग क्रिस्टे बोलते हैं, उस पे कुछ पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया है, उसको हम लोग ऑक्सीजोम्स बोलते हैं। तो ये ऑक्सीजोम्स ही है जहां पे एनर्जी प्रोडक्शन एटीपी सिंथेसिस का फंक्शन होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लास्ट में, जब रेस्पिरेशन में एटीपी सिंथेसिस की बारी जब आती है तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, किस तरह से एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी सिंथेसिस होते हैं, उसको सिंथेसिस करने वाले कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको हम लोग ऑक्सीजोम्स बोलते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पे प्रेजेंट रहते हैं, राइट। उसको हम लोग F0 F1 पार्टिकल भी बोलते हैं। ये फर्नांडिस करके साइंटिस्ट है, उन्होंने ढूंढ निकाले हैं दोनों पार्टिकल, जिसको हम लोग ऑक्सीजोम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ F0 F1 पार्टिकल। तो एक इस F क्यों नाम दिया है, क्योंकि फर्नांडिस करके साइंटिस्ट है, उन्होंने ये डिस्कवर किया है, दैट्स व्हाई इट इज F0 F1 पार्टिकल। ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज क्रिस्टे पे प्रेजेंट रहते हैं, इसको हम लोग ऑक्सीजोम्स बोलते हैं, और ये एटीपी सिंथेसिस करने में काम आते हैं। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया के खुद का डीएनए होता है सर्कुलर, ठीक है, इसलिए ये अगर ज्यादा डीएनए प्रोड्यूस करना चाहता है या एक में से दो बनना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सेल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट अचानक बढ़ गई तो ब्रेन तक मैसेज पहुंचे और ब्रेन फिर ऑर्डर देके डबल माइटोकॉन्ड्रिया, तीन माइटोकॉन्ड्रिया नए बने, उससे पहले क्या कर लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद का ही डीएनए रखते हैं। तो क्या होगा कि उसको बाइनरी फ्यूजन, मतलब एक में से दो हो जाना, तो अपने आप वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि खुद का डीएनए रखते हैं, वो भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सर्कुलर है। इसके खुद के राइबोसोम्स होते हैं। देखो हम लोगों ने राइबोसोम प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर पढ़े थे, 70s में दो मॉलिक्यूल होते हैं, 50 और 30s, याद हो तो, सेडिमेंटेशन और स्वेडबर्ग यूनिट, जिसको S लगा हुआ है, 70S मतलब स्वेडबर्ग यूनिट। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ राइबोसोम होते हैं, वो भी 70S, और यूकैरियोटिक सेल में दो तरीके के राइबोसोम होते हैं। 80S राइबोसोम तो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और 70S राइबोसोम्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए राइबोसोम्स को ऑर्गेनेलिज विद इन ऑर्गेनेलिज ऐसा बोलते हैं, क्योंकि देखो सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज हैं, हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें राइबोसोम प्रेजेंट है 80S, और माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो ऑर्गेनेलिज है, उसके अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं 70S टाइप। तो आपको शायद क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनेलिज विद इन ऑर्गेनेलिज, तो हम लोग सीधा नाम लिख सकते हैं राइबोसोम 70S, या 70S नहीं दिया तो भी राइबोसोम्स कहलाता है। नेक्स्ट, मैंने अभी बोला अंदर का जो कंपार्टमेंट है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, जहां पे क्रेब्स साइकिल चलती है, राइट। बाइनरी फ्यूजन से ये डिवाइड होते हैं, और इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और ये ऑक्सीजोम्स जो हैं, जिसको मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया है ऑक्सीजोम्स का, यहाँ पे आपको ये मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है, इनर मेम्ब्रेन है, वहां पे F0 F1 पार्टिकल होते हैं। ये एटीपी सिंथेसिस करने में क्रेब्स साइकिल के बाद जो स्टेप आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करते हैं, यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होता है। दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द